नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस रामविलास यादव की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। देहरादून के विजिलेंस हेडक्वार्टर में दोपहर के करीब 1 बजे से लगातार रामविलास यादव से सवाल जवाब हो रहे हैं। जांच अधिकारी अनुषा बडोला के साथ साथ पूरी टीम रामविलास यादव से पूछताछ में जुटी हुई है। एसपी विजिलेंस धीरेन्द्र गुंजाल का कहना है कि जांच से जुड़े सभी सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए पूरी कार्रवाई में काफी वक्त लग सकता है। उत्तराखंड में अपर सचिव रामविलास यादव के खिलाफ विजिलेंस ने इसी साल अप्रैल में आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था, जिसमें इसी महीने 11 जून को देहरादून, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद समेत कई जगह पर छापेमारी की गई थी, लेकिन रामविलास यादव कहीं नहीं मिले। फिर मंगलवार यानी 21 जून को रामविलास यादव गिरफ्तारी पर रोक लगवाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया कि वो पहले विजिलेंस के सामने पेश हों और अब 23 जून यानी गुरुवार को गिरफ्तारी पर रोक पर सुनवाई होनी है। लेकिन अगर रामविलास यादव सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं तो विजिलेंस रामविलास यादव को गिरफ्तार भी कर सकती है। तो दोपहर करीब 1:15 बजे से रामविलास यादव जब विजिलेंस ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने कोई बात नहीं की। उनके साथ आए वकील अभिनव शर्मा ने कहा कि रामविलास जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब वो विजिलेंस ऑफिस पहुंचे थे। इनसे पूछताछ जारी है अभी, और पूछताछ में कई क्वेश्चनायरों का इनको जवाब देना है, और जैसे ये क्वेश्चन अपना इनसे पूछा जा रहा है उसके संबंध में उनको वेरिफिकेशन करने वाली टीम जो आईओ है, वर्तमान आईओ और पूर्व आईओ और जो सेक्टर की टीम लगी हुई है, इस पे काफ़ी पूछताछ में अपना उत्तर देंगे ये। तो इस आधार पर अभी पूछताछ जारी है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमें देंगे। दीपांकर, क्या जानकारी आपके पास है? काफी वक्त लग रहा है पूछताछ में। बिल्कुल, आज तकरीबन 1:15 बजे विजिलेंस के ऑफिस में पहुंचे रामविलास यादव, तब से उनसे लगातार पूछताछ जारी है। और एसपी विजिलेंस से जब हमारी बातचीत हुई और जो अंदर से खबरें, वो खबरें ये है कि अभी 1/3 ही सवाल जवाब हो पाए, अभी भी बहुत ज्यादा सवाल बचे हुए हैं। और ये भी खबर है कि संतुष्टिपूर्ण जवाब, जिन जवाबों की उम्मीद विजिलेंस को रामविलास यादव से थी, वैसे वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कल वो नैनीताल हाई कोर्ट गए थे कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप विजिलेंस के सामने पहले पेश हों। आज विजिलेंस के सामने वो हैं और कल सुनवाई होनी है फिर इसके गिरफ्तारी पर रोक पर। लेकिन अगर विजिलेंस उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है तो विजिलेंस के पास करप्शन में खास तौर पे इस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है और उसको किसी भी वक्त विजिलेंस गिरफ्तार कर सकती है। तो अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी विजिलेंस कर सकती है। जैसे ही सवालों के जवाब पूरे होंगे उन्हें किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि उनके वकील का कहना है कि अगर उनके रामविलास यादव को गिरफ्तार किया जाता है तब भी वो गिरफ्तारी के खिलाफ या फिर जमानत लेने की कोशिश करेंगे इस मामले में। लेकिन विजिलेंस क्या करेगी? विजिलेंस रिमांड पे लेगी और आगे क्या कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी के लिए कितनी देर में विजिलेंस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, अब सबसे बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल, क्योंकि 1 बजे से लगातार वो ऑफिस में मौजूद हैं और वहां पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए दीपांकर। और चलिए अब बात कर लेते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर की। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू डेपुटेशन पर जा सकते हैं। संधू के डेपुटेशन पर जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं और संधू के बाद राधा रतूड़ी को राज्य का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। वित्त सचिव सौजन्या ने भी डेपुटेशन के लिए अप्लाई किया है और फिलहाल मुख्य सचिव के डेपुटेशन पर राज्य से बाहर जाने की खबर आ रही है, जिसके बाद मुख्य सचिव का पद खाली हो जाएगा और राधा रतूड़ी को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। देहरादून से एक और बड़ी खबर है। यहां खाद्य विभाग में ट्रांसफर को लेकर बवाल हो गया है। जिला आपूर्ति अधिकारियों के ट्रांसफर पर विभाग के अंदर ही विवाद हो गया। कमिश्नर सचिन कुर्वे ने 6 अधिकारियों के ट्रांसफर किए थे और इसका आदेश भी जारी किया था, लेकिन आदेश जारी होते ही खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने ट्रांसफर के आदेश को निरस्त कर दिया। ये सभी ट्रांसफर आदेश बिना मंत्री के अनुमोदन के किए गए थे और मंत्री ने तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर की पत्रावलियां तलब की हैं। तो हमारा काम मतलब तो आज योगा दिवस है।
उत्तराखंड के राज्य संपत्ति विभाग का बुरा हाल है। बुधवार को राज्य संपत्ति विभाग के प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन, राज्य संपत्ति अधिकारी प्रताप शाह मीटिंग में पहुंचे तो तैयारियों के हालात देखकर मुख्यमंत्री धामी नाराज हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी प्रेजेंटेशन लाएं तो शॉर्ट और सटीक हो। बता दें कि विधायकों, मंत्रियों के घर, हॉस्टल, गेस्ट हाउस मेंटेन करने का काम राज्य संपत्ति विभाग करता है और नए प्रोजेक्ट्स, रेनोवेशन को लेकर मुख्यमंत्री ने ये मीटिंग बुलाई थी, जो राज्य संपत्ति विभाग के मंत्री भी हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। रात 10 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री कल दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही सीएम धामी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, गृह मंत्री जी को और पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत उनका धन्यवाद करता हूं कि एक सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में जो पली बड़ी, जिन्होंने समाज के हर वर्ग में काम किया है और स्वयं एक जनजाति समाज से आती हैं, वो पिछड़ों के दर्द को जानती हैं, उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है, अंतिम व्यक्ति तक शासन पहुंचना चाहिए, अंतिम व्यक्ति की आवाज़ राष्ट्रपति भवन तक जानी चाहिए, ये उसको साकार करती है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बधाई देता हूं। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सभी 13 जिलों के लिए प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रभारी मंत्री जिलों में जनता से कोऑर्डिनेशन के साथ काम को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने मंत्रियों की जिलों में ना जाने की आदत पर सवाल खड़ा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 8 मंत्री अब प्रभारी मंत्रियों के तौर पर 13 जिलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। चुनाव के वक्त से जिला योजना की स्कीमों पर जो काम आगे नहीं बढ़ पाया, अब प्रभारी मंत्रियों के होने से काम में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सभी प्रभारी मंत्री जनता के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करेंगे और मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा जनता तक पहुंचे। प्रभारी मंत्री चूँकि सभी जिलों में जाकर वहाँ की सभी व्यवस्थाओं को, वहाँ की योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को, आम जनता के कष्टों को, उनकी समस्याओं को, उनके साथ संवाद स्थापित करके अधिकारियों के बीच में, आम जनता के बीच में, सबके बीच में समन्वय का काम करेंगे और योजनाओं को लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रभारी मंत्रियों में किसी को 1 तो किसी को 2-2 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई है, जहां सही काम के साथ जल्द होने वाले पंचायत चुनाव में परफॉर्मेंस का भी सवाल है, ताकि जनता का दिल जीता जा सके। लेकिन प्रभारी मंत्री अपने जिलों में कम जाते हैं, इसी पर कांग्रेस ने मंत्रियों पर सवाल खड़े किए हैं। हरिद्वार से मेरा नाता रहा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे हरिद्वार का प्रभार दिया और हरिद्वार में महत्वपूर्ण कार्य हमको करने हैं और निश्चित रूप में कोरोना काल के अंदर मैं हरिद्वार में था और वहां पर हमने उसको कंटेन किया, तो काफ़ी लोगों का सहयोग मिला, काफ़ी अनेक धार्मिक संस्थाओं का सहयोग मिला और हमने अच्छे काम किए हैं। सरकार कहीं अपने तरीके से कोई काम नहीं करना चाहती है, कोई नया नारा नहीं देना चाहती, नए तरीके से विकास का क्या मॉडल आप प्रस्तुत करेंगे ये नहीं पता सरकार को। देखते हैं प्रभारी मंत्री बने हैं, कितना जिलों में जाते हैं। बीते 5 सालों में जो भी प्रभारी मंत्री रहे वो अपने प्रभार वाले जिलों में कम ही एक्टिव दिखे। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत में ही साफ कर दिया है कि जिलों में सभी मंत्रियों को गंभीरता से जिम्मेदारी निभानी होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस 28 जून को शपथ लेंगे। राजभवन में सुबह 10:30 बजे शपथ होगी। विपिन सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। जस्टिस विपिन सांघी दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुके हैं और अब बड़ी जिम्मेदारी उन्हें उत्तराखंड में मिलने जा रही है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका में सुनवाई में 4 धाम यात्रा में लगातार हो रही घोड़ों की मौत पर सरकार के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार से इस मामले में अब डिटेल्ड शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा। हालांकि सरकार ने कोर्ट के जवाब दिया। उन्होंने
वेटनरी डॉक्टर के साथ अन्य सुविधाओं को बढ़ाया है। पीने के पानी के साथ घायल घोड़ों की देखरेख बढ़ाई गई है, उन्होंने कहा। लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं है और कोर्ट ने सरकार को विस्तृत रिपोर्ट फाइल करने के निर्देश दे दिए। चारधाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कुल 24,17,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ में कुल 8,10,000 श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ में 7,88,000, गंगोत्री धाम में 4,05,000 और यमुनोत्री में 3,13,000 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में 1 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से प्रतिबंधित कांवड़ यात्रा इस बार बड़े ही जोरों शोरों से शुरू हो रही है। कांवड़ यात्रा में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ किसी भी आपराधिक घटना पर रोक और हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए जुलाई के पहले हफ्ते में अंतर्राज्यीय मीटिंग देहरादून पुलिस हेडक्वार्टर में होगी। इस मीटिंग में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब के पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में कांवड़ यात्रा को सकुशल निपटाने पर चर्चा होगी। मीटिंग को अहम इसीलिए भी माना जाता है क्योंकि कांवड़ यात्रा की आड़ में कोई भी आपराधिक तत्व प्रदेश की सीमाओं से फरार ना हो सके। इस मीटिंग में कांवड़ यात्रा में बाधित होने वाले रूट और ट्रैफिक डायवर्जन पर भी सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी ने 15वें और 16वें स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सत्य को खोजते रहना ही विज्ञान है। उन्होंने ये भी कहा कि रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र वाल्मीकि ऋषि ने किया है, साथ ही महाभारत में ब्रह्मास्त्र का भी जिक्र किया गया। सीएम धामी ने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने जिसका जिक्र किया वो वैज्ञानिक आधार पर ही किया। बीजेपी सरकार और पूर्व सीएम हरीश रावत में 36 का आंकड़ा रहा है। बावजूद इसके हरीश रावत के एक आइडिया को बीजेपी सरकार अब आगे लेकर जा रही है। अब जल्द ही इस प्लान को धरातल पर उतारा जा रहा है। उत्तराखंड में जुलाई से हरेला पर्व के तहत प्रदेश भर में वन विभाग प्लांटेशन करता है। वन विभाग इस बार प्लांट्स के रखरखाव का नया प्लान तैयार कर रहा है। इसके तहत अब अन्य विभागों को पौधे सौंपे जाएंगे और ये विभाग खुद पौधे लगाएंगे और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी उसी विभाग की होगी और उस फॉरेस्ट एरिया का नाम भी उसी विभाग के नाम पर रख दिया जाएगा। स्कूलों, सामाजिक संस्थाओं के लिए भी यही नियम रहेगा। जंगलों में विभिन्न विभागों के और स्कूलों के माध्यम से बहुत मैसिव प्लांटेशन की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आबादी क्षेत्रों में जंगली जानवरों की घुसपैठ फसलों को नुकसान एक बड़ी समस्या है और इसीलिए प्लांटेशन में फलदार पौधों के साथ ही बांस जैसी प्रजाति को इस बार प्राथमिकता दी जाएगी। मकसद है कि जंगल में अगर खाने को मिले तो जानवर चाहे बंदर हो या फिर गुलदार आबादी क्षेत्रों में नहीं घुसेंगे। कि जंगलों में अगर बांस बार लगा दी जाए और फलदार पेड़ों का उत्पादन जंगल में हो जाए तो संभवतः इस तरह के जो वाइल्ड लाइफ है इनको हम जंगलों में रोकने में सफल हो पाएंगे। तो इसलिए एक मैसिव प्रोग्राम वनों में फलदार पेड़ लगाने का प्रारंभ किया जाएगा। बीजेपी सरकार इसे भले ही अपना नया प्लान करार दे रही हो, लेकिन फलदार पौधों को लगाने के इस कॉन्सेप्ट को 2016 में ही हरीश रावत सरकार इम्प्लीमेंट कर चुकी थी। तब हरीश रावत सरकार ने मेरा वृक्ष मेरा धन योजना भी शुरू की थी। हालांकि वन विभाग के रोपे जाने वाले पौधों की तरह ये योजना भी कब दम तोड़ गई किसी को नहीं पता। अब एक बार नए सिरे से इस पर काम हो रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड के फिताड़ी मार्ग पर मलबे में 5 महिलाएं दब गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से मोरी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसमें 3 महिलाओं को एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हरिद्वार के रोडी बेलवाला में यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया। बीती रात कार पार्किंग को लेकर हरियाणा से आए यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। यात्रियों के पक्ष के लोगों ने एक युवक को बुरी तरह पीट दिया। मारपीट करने वाले यात्रियों के गुट में महिलाएं भी शामिल थी। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई।
किच्छा में हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी सचिव शिक्षा को भारी पड़ी है। कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा है क्यों न आप पर अवमानना का केस चलाया जाए। कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय सचिव शिक्षा को दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को सही मानते हुए कर्मचारियों की सेवा को जोड़ते हुए एसपी का लाभ देने का आदेश दिया था। सरकार ने लाभ नहीं दिया और स्पेशल अपील डबल बेंच में दाखिल की, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब दिनेश जोशी समेत अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। मैं सचिव विद्यालय शिक्षा को नोटिस इश्यू हुए हैं कि कारण बताएं कि क्यों अभी तक 2019 के ऑर्डर की कंप्लायंस अभी तक नहीं हुई और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को क्यों नहीं एसीपी का लाभ दिया गया। पिथौरागढ़ में नैनी पातल में दशकों से जमा शहर के कूड़े के निस्तारण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। नगरपालिका सबसे पहले मौजूद कूड़े को रिसाइकल करवा रही है, जिसके एक प्लांट भी जिसके लिए स्थापित किया गया है। नैनी पातल से पूरा कूड़ा हटने के बाद करीब 1.5 करोड़ की लागत से कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाया जाएगा। पालिका का कहना है कि कूड़ा निस्तारण प्लांट लगने के बाद हर दिन कूड़े को रिसाइकल किया जाएगा। असल में नैनी पातल क्षेत्र के लोग शहर के जमा कूड़े से काफी परेशान थे, लेकिन अब प्लांट शुरू होने के बाद उन्हें खासी राहत मिली है। हमारे क्षेत्रवासियों के लिए, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि ये 60-70 साल का जो कूड़ा यहाँ पर बड़ी समस्या बनाता है लोगों के लिए। सारे नीचे, इसके नीचे आवासीय मकान है, लोग रहते हैं, जल स्रोत है, सब प्रदूषित होते हैं और ये हम नगर पालिका अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभारी है। और निश्चित तौर पर क्षेत्र के लोगों को जो समस्याएं थी उनकी बहुत लंबे समय से, जो उनमें गंदगी थी और जो तमाम बदबू वहाँ आती थी, वातावरण दूषित रहता था, तो वातावरण शुद्ध होगा और इससे निश्चित तौर पर हमारे जो गाँव वालों को एक राहत मिलेगी। उत्तराखंड के सेवायोजन कार्यालय अब केवल बेरोजगार युवाओं के रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अब सेवायोजन कार्यालय बेरोजगार युवाओं के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अलग अलग विभागों में रोजगार भी उपलब्ध कराने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। प्रदेश के हर जिले में करीब 23 सेवा नियोजन कार्यालय हैं, जिनमें मौजूदा समय में करीब 8.5 लाख बेरोजगार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अब सेवायोजन में रजिस्ट्रेशन किए युवाओं को सरकारी दफ्तरों में भी नौकरी दिलवाने का काम करेगा। मौजूदा समय में प्रदेश के सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी और समूह ग के हजारों खाली पद हैं, जिनमें अस्थायी भर्ती होनी है। उनके पास करीब 8.5 लाख बेरोजगार युवाओं का रजिस्ट्रेशन है। पिथौरागढ़ में सरकारी तंत्र ऐसे काम करता है कि हर कोई हैरान हो जाए। यहाँ 10 साल से मण में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, जिसे बनाने में 15 करोड़ रुपए खपा दिए गए हैं, लेकिन अब जीआईसी परिसर में नए सिरे से इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की कवायद हो रही है। ये पूरा मामला है क्या, रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण की कहानी सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि सरकारी तंत्र की कैसी महिमा है। दरअसल 2011 में स्वीकृत पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज कभी किराए के भवन में तो कभी विकलांग हॉस्टल से संचालित होता रहा, जिसके बाद तत्कालीन सरकार ने मण में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम शुरू किया और तब से अब तक इस कॉलेज को बनाने में 15 करोड़ की भारी भरकम धनराशि खर्च की जा चुकी है। लेकिन अब निर्माणाधीन कॉलेज की भूमि को लैंडस्लाइड जोन करार देकर इंजीनियरिंग कॉलेज को इंटर कॉलेज परिसर में बनाने का प्रस्ताव बना है। इस संबंध में शासन स्तर से हमसे एक आख्या मांगी गई है। उस आख्या को उपलब्ध कराने के पश्चात जो भी निर्णय किया जाएगा उस तदनुसार करेंगे। इंटर कॉलेज परिसर में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का विरोध भी हो रहा है। यहाँ तक कि स्थानीय विधायक मयूक मेहर इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में भी उठा चुके हैं। वहीं अब कांग्रेस इस मुद्दे पर सवाल पूछ रही है। देखिए, दुर्भाग्य इस पिथौरागढ़ का, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति की, उसके लिए जमीन भी तलाशी, उसके लिए आपने 22 करोड़ रुपया सैंक्शन भी किया, 15 करोड़ रुपया आप खर्च करके बिल्डिंग भी बना रहे हैं और आज 10 साल बाद कह रहे हैं कि वो वहाँ पर संवेदनशील स्थिति है। ये बात सही है कि मण में जिस जगह पर कॉलेज का परिसर बना है वो जंगल के बीच लैंडस्लाइड जोन है,
लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर वो कौन अधिकारी थे जिन्हें ये नजर नहीं आया और 15 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा डाले। क्या इन अधिकारियों पर भी कोई एक्शन होगा? न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार में आवारा कुत्ते का आतंक देखने को मिला। आवारा कुत्ते ने महज आधे घंटे में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को काट खाया। अचानक कुत्ते के हमले से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने डंडे से पीटकर कुत्ते को मार डाला। कुत्ते के हमले से घायल लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना जूना अखाड़ा के पास की है, जब सड़क का आवारा कुत्ता अचानक से हिंसक हो गया और लोगों पर हमला करने लगा। लगभग 20 लोग आ चुके हैं, सबको ट्रीटमेंट दे दिया हमने और जो ARV का इंजेक्शन है, जो कुत्ते काटने की रेबीज है, वो लगा दी और जो लोकल पुलिस थाना है उसे इन्फॉर्म कर दिया। रुद्रपुर में सड़क पर सामान रखकर कारोबार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ CPU ने चालानी कार्रवाई की तो हंगामा खड़ा हो गया। इस दौरान CPU कर्मियों की व्यापारियों के साथ नोकझोंक भी हुई। वहीं मामला तूल पकड़ता देख CPU ने नैनीताल रोड, किच्छा बाईपास रोड पर 50 दुकानदारों के चालान करने के बाद कार्रवाई को बंद कर दिया। वहीं SSP ने कहा कि दुकानदारों को सड़कों पर अतिक्रमण करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो जाती है। लिहाजा SSP ने व्यापारियों से यातायात सुचारू करने में सहयोग देने और सड़क घेर कर व्यापार न करने की बात कही। नैनीताल रामपुर हाईवे, इसमें अत्यधिक ट्रैफिक का दबाव रहता है। उसी में DD चौक और इंदिरा चौक के बीच में थोड़ा सा अतिक्रमण भी समस्या है, तो इसलिए जो है हमारा लगातार कार्रवाई चलती रहती है। उसमें जो है हम जो है अतिक्रमण करके बिल्कुल रोड तक आ जाते हैं ना, उन लोगों को ये समझाया जाता है और चालान की कार्रवाई भी किया जाता है कि नाली के पीछे तक रहे करके। यही एक कार्रवाई है। अल्मोड़ा में पुलिस ने पिछले दिनों NTD क्षेत्र के एक घर से हुई 14 लाख के जेवरात की चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी टैक्सी चालक है, कर्ज चुकाने के लिए चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया।